जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कुछ तकनीकी या चिकित्सीय जो जांचें होती हैं, हमारी रिपोर्ट वगैरह होती हैं, तो उन जांचों के माध्यम से शरीर की विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, और हम देख रहे हैं आज लगभग भारत में देखा जाए तो काफी मात्रा में लोगों को बीमारियां हैं। चाहे हम डायबिटीज की बात करें, चाहे हम बीपी ब्लड प्रेशर वगैरह देखते हैं, ये नॉर्मल बीमारियां हमको पास हो गई हैं। और अन्य बीमारियां कैंसर या मस्तिष्क के बिलोंग या हमारे पेट से बिलोंग, जो भी हमारी बीमारियां होती हैं हड्डी मांसपेशियों से, उनसे संबंधित कुछ हमारी जांचें होती हैं, टेस्ट किए जाते हैं डॉक्टर के माध्यम से, और उनके डॉक्टर टेस्ट लिख देते हैं। हमको कोई प्रॉब्लम है तो हमको टेस्ट करवाना पड़ते हैं, ताकि डॉक्टर लोग उस बीमारी की जड़ तक पहुंच जाएं। क्योंकि वो टेस्ट इसलिए लिखते हैं, इसलिए करवाते हैं कि हम लोग की जो बीमारियां हैं, जो भी बीमारी हो, उन बीमारियों के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएं। इसलिए डॉक्टर इस रिपोर्ट का सहारा लेते हैं और हमारी बीमारी की ट्रीटमेंट करने में काफ़ी उनको हेल्प मिलती है, जिससे बीमारी हमारी उनको समझ में आ जाती है, जिसके माध्यम से वो दवा या जो भी उनको सूटेबल लगता है उसके माध्यम से वो हमारा इलाज ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज हम कुछ 12 मैंने बोर्ड पर 12 टेस्टों की जानकारी, या हम बोलते हैं चिकित्सीय तकनीकी जांच के माध्यम से, हम हिंदी में कहते हैं उनको, तो हम अलग अलग प्रकार की जांचें हमारे नाम होते हैं। उन जांचों के माध्यम से सारी बीमारियां या जो भी बीमारियां हमारी लिखी गई हैं बोर्ड पर, उनका पता लगाया जाता है। कैसे, कौन सी जांच किससे संबंधित है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। तो यहाँ पर हमने चिकित्सीय जांच लिखी है और उनके कुछ फुल फॉर्म होते हैं हमारे, शॉर्टकट में हम बोल देते हैं। शॉर्टकट में डॉक्टर लिख देते हैं ईसीजी करवा लीजिए या ईईजी करवा लीजिए ना, ये हमको लिख तो देते हैं, लेकिन हमें नॉर्मल जनरल व्यक्ति को ये पता नहीं है कि ईसीजी क्या है, ईईजी क्या है, ईएमजी क्या है ना। ये जानकारी हमको भी होना चाहिए कि डॉक्टर कोई लिख रहा है तो वो किससे बिलोंग है और क्यों लिख रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं। उन्होंने तो लिख दिया कि ये टेस्ट करवा लीजिए, तो हमको टेस्ट के बारे में जानकारी तो हो कि हम टेस्ट जो करवा रहे हैं वो काय का टेस्ट है, कैसे टेस्ट होता है, ये थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसे हमने पहला लिखा है ईसीजी। ईसीजी एक हमारा टेस्ट होता है, डॉक्टर लिख देते हैं उनकी फाइल पर ईसीजी करवाइए। तो ईसीजी का मतलब क्या है? तो ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रो, सी से हो जाएगा कार्डियो, और जी से हो जाएगा ग्राफ। मतलब इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ, ये ईसीजी का फुल फॉर्म हमारा, इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ। तो ये शॉर्टकट बोलते हैं हम लोग ईसीजी। अब ईसीजी होती क्यों उसको समझिए। हृदय मतलब हार्ट, दिल जिसको हम कहते हैं, तो हृदय चक्र के दौरान, जो हमारा हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न हुए मायो इलेक्ट्रिकल परिवर्तनों का पता लगाता है। तो ईसीजी जो होता है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है हमारा कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो जो मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अब ईसीजी किसकी जांच कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है हमारा। तो आंसर लिखिए, हृदय की जांच, जिसे हार्ट कहते हैं हम लोग, और दिल भी जिसे कहा जाता है। तो ये इसके बारे में वो पता लगाता है कि हार्ट की जो मायो इलेक्ट्रिकल परिवर्तनों का पता लगाता है ईसीजी के माध्यम से। और आगे क्या लिख रहा है, जैसे साइनोएट्रियल ब्लॉक, तो साइनोएट्रियल ब्लॉक का पता लगाता है ईसीजी के माध्यम से हम लोग। एंजिना पेक्टोरिस, बल्बुलर डिफेक्ट्स इत्यादि का पता लगाने में ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने क्या बताया है, ईसीजी के बारे में 4-5 क्वेश्चन आप वैसे से याद रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन बताया ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी किस जांच के लिए होता है, किस हमारे ह्यूमन बॉडी के किस बॉडी के या किस हमारे पार्ट से बिलोंग है, तो हार्ट से बिलोंग है, हृदय से बिलोंग है,
जिसे दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, तो उससे की जांच के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। क्या बताया मैंने आपको, मायो इलेक्ट्रिकल परिवर्तनों का मतलब एक हल्का सा जो बहुत मायो इलेक्ट्रिकल परिवर्तन होता है हमारे हार्ट के अंदर, उसकी जांच के लिए पता करते हैं। तो साइनो एट्रियल ब्लॉक, तो हमें मालूम है कि हमारे जो हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, तो ब्लॉकेज जैसे कहते हैं ना हम लोग कि हार्ट में कितने बाल पाए जाते हैं, तो मानव ह्यूमन बॉडी में या मानव हमारे बॉडी में 4 बाल पाए जाते हैं। 4 बाल्ब जो होते हैं हमारे हार्ट में होते हैं, तो 4 बाल्ब जो होते हैं हमारे, उनका एक तरीके से सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि ह्यूमन बॉडी के दिल में कितने बल्ब होते हैं, तो 4 बल्ब होते हैं हमारे, उनका पता लगाते हैं। एंजिना पेट्रारिस, वल्वुलर डिफेक्ट्स इत्यादि का पता लगाया जाता है ईसीजी के माध्यम से। ये लगभग हार्ट के जो पेशेंट है उनकी ईसीजी 100% होगी, क्योंकि डॉक्टर ईसीजी सबसे पहले करवाएंगे हम लोग। और ईसीजी होती क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पेशेंट को बिस्तर पर लेटा दिया जाता है और हमारे यहाँ 2 हार्ट पर, पैर पर, हाथ पर लगा देते हैं और लाइन के माध्यम से जैसे बिजली का बिल की एक पट्टी होती है हमारी ना, इस प्रकार से एक लंबी पट्टी निकलती है और उसके अंदर कुछ लाइनें बनी होती है, इस प्रकार से ना ग्राफिंग की जाती है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब उसके माध्यम से एक हल्की सी इतनी बड़ी चौड़ी कागज की पट्टी निकलती जाती है मशीन से। जैसा जैसा हमारा हार्ट की स्पीड बढ़ती घटती रहती है उसके अनुसार उसमें ग्राफिंग होती रहती है। तो ये ईसीजी के माध्यम से हमारे हार्ट की जानकारी का पता लगाया जाता है, तो ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ईईजी। ईईजी क्या होता है, तो ईईजी के बारे में, ईईजी का फुल फॉर्म पूछता है। तो इलेक्ट्रो, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रो, दूसरे ई से हो जाएगा इंसोफेलो और जी से हो जाएगा ग्राफी। तो इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राफी ईईजी, वो था हमारा ईसीजी, इसमें हो गया ईईजी इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राफी, ये फुल फॉर्म होता है ईईजी का। ये मस्तिष्क की जांच के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर लिख देते ईईजी करवा लाइए। तो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, क्योंकि सभी डॉक्टर अलग अलग प्रकार के इलाज करते हैं, जैसे न्यूरोसर्जन, तो न्यूरोसर्जन लोग हमेशा जो छोटी छोटी हमारी नसें पाई जाती हैं उन नसों के बारे में जानकारी कोई देता है तो वो न्यूरोसर्जन के माध्यम से मिलती है। तो हमारे मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिर दुख रहा है या कोई और अन्य बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो ईईजी के माध्यम से, तो ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों में हो रही विद्युत गतिविधियां, तो हमारे जो मस्तिष्क में विभिन्न गतिविधियां का पता लगाया जाता है। इसमें एपिलेप्सी, ब्रेन ट्यूमर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेन ट्यूमर, जब ब्रेन ट्यूमर का पता लगाना है तो डॉक्टर लिखेंगे ईईजी करवाइए। एवेसिसिस मस्तिष्क, एवेसिसिस मस्तिष्क पर ड्रग्स, जो लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको डायरेक्ट हमारा माइंड पर अटैक होता है, मस्तिष्क पर अटैक होता है, सेरिब्रम वगैरह थाई ना, उस पर अटैक होता है, तो उसके प्रभाव इत्यादि का पता लगाने के लिए, तो कोई ड्रग्स पी रहा है तो सीधा सीधा मस्तिष्क पर असर करता है, क्योंकि वो जो पीता है वो उसका मस्तिष्क ही एक तरीके से सुन्न हो जाता है और उसको नशा आता है। इस प्रकार से तो ईईजी मैंने क्या बताया, ईईजी का फुल फॉर्म पहले याद रखिए, इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राफी, ये फुल फॉर्म है हमारा, ये मस्तिष्क की जांच के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है कि ईईजी का संबंध किस शरीर की जांच से है, तो आपका आंसर है मस्तिष्क की जांच से बिलोंग करता है ईईजी। ठीक है, तो ये हमारा याद रखना है, विद्युत गतिविधियों का पता लगाया जाता है। एपिलेप्सी, ब्रेन ट्यूमर, मतलब ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया तो उसकी ईईजी के माध्यम से पकड़ सकते हैं। एवेसिसिस मस्तिष्क और ड्रग्स का पता लगाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ईईजी कौन करवाएंगे, जो न्यूरोसर्जन होते हैं डॉक्टर, वो हमारे ईईजी का इस्तेमाल करते हैं और काफी ट्रीटमेंट अच्छे से करने से
ईईजी की रिपोर्ट से ये पता कर सकते हैं कि क्या बीमारियां हैं, इसलिए डॉक्टर लोग ईईजी चेकअप करवाते हैं, ईईजी टेस्ट करवाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ईएमजी। ईएमजी तो इसका फुल फॉर्म होता है, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रो, एम से हो जाएगा मायो और जी से हो जाएगा ग्राफी। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है हमारा। ये क्या करता है, इसको हिंदी में हम तंत्रिका चालन भी कहते हैं। मतलब ईएमजी का हिंदी नाम क्या है, तंत्रिका चालन कहा जाता है। डॉक्टर आपकी मांसपेशियों, तो जो हमारे मानव शरीर में 639 मतलब 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो उन मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम होना है, शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मांसपेशियों में दिक्कत है, तो आप डॉक्टर के माध्यम से ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट किया जाएगा, जिससे मांसपेशियों में जो बीमारी है उसका पता लगा सकते हैं। तो मांसपेशियों में सुइयां लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सुइयां लगाते हैं, और सुइयां तारों की मदद से एक मशीन से जुड़ी हुई होती है। तो मांसपेशियों में क्या करते हैं, डॉक्टर सुई लगा देते हैं, जगह जगह सुई लगाते हैं, और सुइयां जो होती है वो तारों के माध्यम से एक मशीन से जुड़ी हुई होती हैं, और उसके माध्यम से इलेक्ट्रोमायोग्राफी ये टेस्ट किया जाता है, जिससे मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम है, 639 किसी की मांसपेशियों में, किसी भी मांसपेशी में प्रॉब्लम है, तो ये इलेक्ट्रोमायोग्राफी के माध्यम से उसको समझ में आ जाएगा डॉक्टर साहब को। और मांसपेशियां सुन्न हो जाना, आजकल बहुत बीमारियां चल रही हैं कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो सुन्न हो जाती हैं। तो सुन्न या कमजोर का अध्ययन करना, तो इसके बारे में सुन्न हो जाती है मांसपेशियां या कमजोर हो जाती हैं, इसके बारे में जानकारी किसी टेस्ट के लगा सकते हैं, तो उसका टेस्ट का नाम है ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, सीबीसी टेस्ट। तो सीबीसी एक टेस्ट होता है, सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, सीबीटी। डॉक्टर कहते हैं सीबीटी करवा लो। तो सीबीटी क्या है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, मतलब हमारा जो ब्लड है मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी में, कहते हैं कि 4 से 5 या 5 से 6, वैसे तो किताबों में 5 से 6 लीटर लिखा है, तो 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर की बात कर रहे हैं, सभी के शरीर में इतना नहीं होता है, किसी में बहुत कम मात्रा होती है ब्लड की। तो लेकिन जो स्वस्थ मनुष्य है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड का एक अनुमान कहते हैं कि डॉक्टर इतना यूनिट होना, इतना होता है लीटर में, 5 से 6 लीटर। और ब्लड 2 प्रकार का होता है, एक हमारा लाल रक्त होता है मतलब आरबीसी, और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पुसेस, और डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पुसेस। मतलब आरबीसी रेड एंड व्हाइट। तो रेड की जो मात्रा है वो 6 है, और डब्ल्यूबीसी की जो रेशो में देखा जाए तो 1, मतलब आरबीसी रेशो डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है, रेशो है, वो 600 आरबीसी का है, लाल का है, और 1 जो है वो डब्ल्यूबीसी का है। जैसे हमारा रेड पेन है यहाँ पे, तो रेड का वैल्यू है 600 और व्हाइट की वैल्यू 1, मतलब 600 अनुपात 1 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का है। क्वेश्चन ये भी आता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 20 से लेके 120 दिन तक होता है, मतलब मिनिमम 20 डे तक वो जीवित रहता है आरबीसी हमारा, और 120 दिन तक अधिकतम वो जी सकता है। आरबीसी हमारा जिसका निर्माण बोन मेरो में होता है, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो आरबीसी का निर्माण क्वेश्चन कई बार आता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा जिसे बोन मेरो कहा जाता है, वहां पर निर्माण होता है। लेकिन आरबीसी की मृत्यु मतलब 20 से मिनिमम 20 दिन, अधिकतम 120 डे, इसके बाद आरबीसी हमारा मर जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि आरबीसी का कब्रगाह, तो आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को बोलते हैं, या इंग्लिश में हम स्प्लीन कहते हैं, और तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन जिसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रगाह उसे कहते हैं, मतलब आरबीसी की मृत्यु वहां होती है। तो आरबीसी का मैंने कहा निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है,
और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो हमारे याद रखिए, आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा में होती है। और आरबीसी मैंने बताया डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं हमारे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेज, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी की जो बाहरी जो बीमारियां होती हैं उनको रक्षा करने का काम करते हैं डब्ल्यूबीसी। तो जो हमारी अन्य बीमारियां जो आसपास वायरस घूमते रहते हैं, बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, उनको सुरक्षित हमारे शरीर को करता है तो वो डब्ल्यूबीसी करता है। और आरबीसी का परिवहन ये किसके माध्यम से होता है? तो ऑक्सीजन के माध्यम से हम आरबीसी का जो परिवहन चल रहा है हमारा शिराओं में, धमनियों में, वो आरबीसी चल रही है। तो मैं बात कर रहा था आपसे सीबीसी टेस्ट की, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, मतलब ब्लड के जो काउंट होता है हमारा, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति में एनीमिया, एनीमिया जो लोहे की कमी से होने वाली बीमारी है, एनीमिया लोहे की कमी से भी होती है, विटामिन B6 की कमी से भी होती है, विटामिन B12 की कमी से भी होती है। तो एनीमिया एक बीमारी का नाम है। ल्यूकेमिया एक हमारा कैंसर होता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया कैंसर का नाम है। और अन्य संक्रमणों सहित रोगों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने के लिए, मतलब बहुत सारी जो बीमारियां होती है हमारी, जो ब्लड से बिलोंग करती है हमारी, चाहे एनीमिया होता है ना, जिसमें लोहे की कमी हो जाती है तो ब्लड भी चेक किया जाता है, क्या आयरन की कमी हो गई है, तो आयरन कमी हो गई तो एनीमिया हो जाता है, आयरन ज्यादा खा लिया तो लोमैता हो जाता है। इस प्रकार से रोग होते हैं हमारे, और ये किया जाने वाला रक्त परीक्षण किया जाता है। मतलब सीबीसी टेस्ट की मैंने बताया है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, मतलब जो आरबीसी हमारा जो ब्लड होता है उसके बारे में जानकारी पूर्णता। तो ल्यूकेमिया का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनीमिया या ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो ब्लड से रिलेशन है हमारी। तो ल्यूकेमिया जो होता है रक्त में ही होने वाली बीमारी होती है, कैंसर होता है हमारा, ये इसका पता लगाते हैं उसके माध्यम से। और भी काफी बीमारियां जो कि हमारी सीबीसी के टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं। आगे बढ़िए, 5वां नंबर आता है EMI। EMI तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटो इंसेफेलोग्राफी। तो इलेक्ट्रो मैग्नेटो इंसेफेलोग्राफी ये इसका फुल फॉर्म होता है हमारा EMI का। और EMI क्यों की जाती है? तो ये तकनीक मस्तिष्क के विभिन्न भागों की सेहत जानने के लिए चुंबकीय तरंगों को उपयोग किया जाता है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रो मैग्नेटो इंसेफेलोग्राफी, तो ये याद रखिए EMI का जो संबंध है वो हमारा मस्तिष्क से बिलोंग करता है, मतलब मस्तिष्क में होने वाली जो हलचल है, क्योंकि मस्तिष्क ही हमारा एक ऐसी चीज है जहां पर सारा जो हमारी शरीर की क्रियाएं जो होती है वो मस्तिष्क पर डिपेंड होती है। मतलब हमारा जो मस्तिष्क बोलता है वैसी हमारी बॉडी उस हाल में ढल जाती है, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा शरीर काम करता है। तो मस्तिष्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कई बीमारियां, एक जैसे कोमा में आदमी बिस्तर पर पड़ा रहता है, जीवित रहता है, लेकिन उसका मस्तिष्क जो होता है काम करना बंद कर देता है, तो उसको कोई होश आवास नहीं रहता है, कोमा में चले गए, महीनों पड़े रहते हैं, सालों हो जाते हैं कई लोगों को। कई पेशेंट ऐसे हैं जो 2-3 साल से कोमा में हैं, उनको होश नहीं आया क्योंकि उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है। मस्तिष्क जो है हमारा जीवन चक्र को चलाता है, हमारी बॉडी को एक तरीके से कंट्रोल को करता है। तो मस्तिष्क, क्योंकि सेरिबेलम ना, मेंडुला ऑब्लांगेटा, हम बहुत सारी चीज पढ़ते हैं। तो सेरिबेलम क्या करता है? हमारी याददाश्त, कोई चीज को याद करना है तो सेरिबेलम हमारा काम करता है ना। हमारी इच्छा जो भी होती है वो सेरिबेलम, मतलब बहुत सारे काम जो होते हैं वो मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है। हम कहने का मतलब सिंपल बात ये कि जैसा हमारा मस्तिष्क बोलता है वैसी हमारी बॉडी उसको करने लगती है, ऐसा हमारा शरीर की कंडीशन है। तो ये EMI का जो टेस्ट किया जाता है वो मस्तिष्क से बिलोंग करता है। एक ये मस्तिष्क वाला मैंने बताया है, दूसरा और EEG मस्तिष्क से ही संबंधित है। तो EEG और EMI याद रखिए मस्तिष्क से बिलोंग है। अगला आता है हमारा MRI। तो MRI जो टेस्ट किया जाता है हमारा MRI, इसका जो फुल फॉर्म होता है तो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का जो फुल फॉर्म होता है हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये याद रखिए MRI, ये तकनीक
आंतरिक कोशिकाओं को, ये अंदर की जो हमारी कोशिकाएं हैं, आंतरिक कोशिकाएं हैं, वो चित्रित करने के लिए चित्रित करती है, मतलब पिक्चर बनाती है, और चुंबकत्व का उपयोग करती है। कैंसर कौन कौन सी बीमारी करती है, एमआरआई से हम पता लगा सकते हैं कैंसर के बारे में। हृदय की बीमारी, मतलब जो हार्ट की बीमारियां हमारी, उसका ही पता लगा सकते हैं। और मांसपेशियों के पता लगा सकते हैं, और हड्डियों की बीमारी। तो मतलब एमआरआई जो है, काफी बीमारियों का पता एमआरआई के माध्यम से पता कर सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको, कैंसर, तो कैंसर का पता लगाएंगे तो एमआरआई करवाना है। हृदय की, हार्ट की जो बीमारी है उससे संबंधित, मांसपेशियां और हड्डियों की जो बीमारी है, तो और भी अन्य बीमारियों का पता डॉक्टर एमआरआई जरूर करवाते हैं। जब कोई हमारी आंतरिक ऐसी बीमारी जो हमको ऊपर से दिखाई दे दे, वो आंतरिक बीमारी है, उसको एमआरआई के माध्यम से ये टेस्ट में ये पता कर लिया जाता है क्या हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, या मांसपेशियों में क्या प्रॉब्लम है, क्या हड्डियों में क्या प्रॉब्लम है, या कैंसर जैसी कोई बीमारी है, तो उसका भी एमआरआई के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो ये एमआरआई अभी वर्तमान में काफी महंगी होती है। जो पेशेंट होते हैं तो उनकी एमआरआई डॉक्टर लोग करवाते हैं, ताकि बीमारी को सही तरीके से समझ लिया जाए और इसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाए एमआरआई करवा। फिर आता है हमारा 7वां नंबर, सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी सीटी का फुल फॉर्म होता है, ये स्कैन होता है, सीटी स्कैन कहा जाता है हमारा। तो सीटी स्कैन देखा होगा, एक मशीन होती है हमारी, तो उसके अंदर, मशीन के अंदर हमको भेज दिया जाता है, और वहां पर हमारा पूरे बॉडी का जो मस्तिष्क है उसका चित्रण, या पूरी बॉडी में कहीं पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसका पता लगा सकते हैं। सीटी स्कैन देखिए, ये निम्न स्तर की एक्सरे किरणों आक्रामक उपयोग वाली चित्रण प्रणाली। इससे क्या क्या पता लगाते हैं, पेट, मतलब पेट की कोई प्रॉब्लम है तो हमको करवाना पड़ेगी सीटी स्कैन। छाती, मतलब चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो करवाना पड़ेगी। स्पाइनल कार्ड जो होती है हमारे रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कार्ड जिसे कहा जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम है हमको तो हमको सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। आंतरिक हेमरेज, तो आंतरिक हेमरेज या आजकल ट्यूमर, तो हमारे ट्यूमर हो जाता है मस्तिष्क के अंदर, तो ट्यूमर कहीं भी होने लगे आजकल, तो उसका भी पता कर सकते हैं। जैसी बीमारियों का पता लगाने में इस सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन के माध्यम से मैंने बताया सीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, इसका फुल फॉर्म होता है। ये सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जैसे आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है, छाती में, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, आंतरिक हेमरेज में पता है, ट्यूमर में कोई दिक्कत है, तो आप ये लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, एंजियोप्लास्टी। 8वां नंबर है हमारी बीमारी टेस्ट का नाम है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी जो होता है हमारा, ये अवरुद्ध हो गई, मतलब धमनियां, जो हमारी धमनियां हैं जो अवरुद्ध हो गई है, अवरुद्ध मतलब उनमें रुकावट आ गई, तो ये अवरुद्ध हो गई धमनियों या धमनीय नलिका को बिलूनिंग के द्वारा खोलने के काम आती है। मतलब क्या बोला मैंने, एंजियोग्राफी, जो जिसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, किसी के ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो ब्लॉकेज हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपकी एंजियोग्राफी की जाएगी, क्योंकि वो कंप्यूटर में चेक कर लेते कि आपका ब्लॉकेज कितना परसेंट है, 60%, 50%, 80%। 4 हमारी जो मैंने बताया बॉल पाए जाते हैं, इनमें ब्लॉकेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से, क्योंकि हम तेल वसा युक्त खाना खाते हैं, घी खा रहे हैं, तेल से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, और ऐसे हम खाने में जैसे पदार्थ खा लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हमारा शरीर की जो धमनियां होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं। तो जिनमें हमारा रक्त बह रहा है, ब्लड बह रहा है, उन ब्लडों में बहने में हमारे पास थोड़ी स्पीड, यदि कोई अवरुद्ध हो जाता है तो धीरे धीरे
स्लो हो जाती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो हो जाता है स्लो हो जाता है, उनको बलूनिंग के द्वारा खोलने के काम आता है। मतलब क्या होता है कि हमारी जो नलिका, जैसे मान लो ये नलिका है, इसमें हमारा कोई अवरुद्ध आ गया, कोई रुकावट आ गई है, कोलेस्ट्रॉल जम गया है या और भी अन्य चीजें होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा धीरे धीरे होने लगा, जो हमारी ब्लड के बहने की रफ्तार है, स्पीड है, वो हमारी स्लो हो जाती है। तो स्लो हो जाने के कारण हमको हार्ट में प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर के माध्यम से एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी के माध्यम से हमारे जो शिराओं में है या जो हमारी जिसमें ब्लड बह रहा है उसके अंदर स्टेंट लगा दिए जाते हैं। स्टेंट मतलब एक तरीके से वो वहां पे जो जहां पे रुकावट है, अवरुद्ध है जो शिराओं में, उन पर थोड़ा सा उनको चौड़ा करके बीच में एक स्टेंट लगा दिया जाता है। तो स्टेंट लगने से कारण हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने कहा था कि बलूनिंग मतलब हमारे यहाँ हार्ट स्टेंट, कार्डियक स्टेंट और कोरोनरी स्टेंट के नाम से उनको जाना जाता है। तो ऐसे स्टेंट हमारे शरीर में, हमारे जो शिराएं होती हैं जिसमें रक्त बह रहा है उसमें ये लगा दिया जाता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नली टाइप में होते हैं, वो कंप्यूटराइज करके डॉक्टर लोग ऑपरेशन के माध्यम से उसको फिक्स कर देते हैं और हमारा ब्लड जैसा पहले बहता है वैसे बहने लगता है और पेशेंट जो है फिर बाद में अपने स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इस जिनको स्टेंट डल जाते हैं उनको बड़ी सावधानी रखना पड़ती है, जिसे धूम्रपान नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है और कोई हेवी खाना हमको नहीं खाना है, वसा युक्त खाना नहीं खाना है। इस प्रकार से कई डॉक्टर लोग उनको परहेज बता देते हैं और ये सब एंजियोप्लास्टी के माध्यम से होता है हमारा। तो ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड में रुकावट आने के कारण ये सब चीजें घटनाएं होती हैं। अगला होता है हमारा एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी ये हृदय की दीवारों, जो हार्ट की जो दीवारें हमारी हार्ट की दीवारों, कपाटों, कपाट मतलब जो दरवाजे होते हैं उनको कपाट कहा जाता है, वेंट्रिकल्स, कोरोनरी धमनियां। क्या कहा मैंने? हृदय की दीवार मतलब हार्ट की जो दीवारें हैं, हार्ट जिस पर बना हुआ है उसकी जो आजू बाजू की दीवारें हैं, तो हृदय की दीवार, कपाटों, कपाट मतलब जिसका दरवाजा होता है, हमारे कपाट के तरह कपाट खुल गए तो कपाट मतलब उसका जो दरवाजा है हमारा डोर, उसको कहेंगे। वेंट्रिकल्स, कोरोनरी धमनियां का अध्ययन किया जाता है। तो एंजियोग्राफी में मैं बता रहा था, एंजियोग्राफी तब की जाती है जब आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। अभी जैसे एंजियोप्लास्टी बताइए, तो एंजियोप्लास्टी का जो ऑपरेशन किया जाता है, स्टेंट डालते हैं, तो पहले एंजियोग्राफी करते हैं डॉक्टर लोग कि पहले एंजियोग्राफी करेंगे, कितना ब्लॉकेज है, कितने परसेंट ब्लॉकेज है हमारी धमनियों में, उनका पता लगाते हैं 40% है, 50% है। यदि 50% से ज्यादा है तो डॉक्टर लोग फिर स्टेंट डालने की सलाह आपको देते हैं, और ज्यादा है 50 से 60, 70, 80 है तो फिर तो डलवाना अनिवार्य हो जाता है। 20, 25, 30, 40 तक है तो डॉक्टर लोग कहते हैं ठीक है दिखाइए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल तो नहीं चलता है, लेकिन कुछ कंडीशन में हमको वो डॉक्टर सलाह देते हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 40 से 50 के ऊपर हमारा ब्लॉकेज हो जाते हैं तो हमको स्टेंट डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि उसी से हमारा रक्त परिवहन जो होता है वो सही चलेगा, फेफड़ों से सीधा हमारा हार्ट तक आने लगेगा। क्योंकि रक्त जो होता है कई घटनाओं से गुजरता है, किडनी में भी जाता है, लंग्स में भी जाता है और हार्ट में भी आता है और पूरे शरीर में तो घूम ही रहा है वो। तो किडनी जो होती है रक्त को शुद्ध करने का काम करती है, मतलब उसमें से जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको किडनी एक तरीके से छान दे देती है। इसके बाद वो फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से सीधे हमारा हार्ट पर अटैक करता है, हार्ट पर जाता है। और हार्ट जो है इतनी स्पीड में चल रहा है, मतलब उसका पंपिंग करने की यदि देखा जाए तो 4.5 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में, जितनी देर में मैंने क्वेश्चन कहा है 4.5 लीटर 1 मिनट में हमारा ब्लड जो होता है पंपिंग हो जाता है हार्ट के माध्यम से। इतना स्पीड में हार्ट काम करता है। एक शरीर क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आता है हमारा कि शरीर का कौन सा अंग है या कौन सा ऑर्गन है जो कभी विश्राम नहीं करता है, तो उसका नाम है हार्ट, दिल जिसे कहते हैं हम लोग। तो हृदय कभी विश्राम नहीं करता है, 24 आवर्स, जिस दिन से हमने जन्म लिया है तभी से, हमारा जन्म लेने के पहले ही हमारा हार्ट काम कर देता है, क्योंकि हम
माँ के गर्भ में रहते हैं, तो माँ के गर्भ में ही जब हम जन्म शुरू होता है हमारा, तब से ही हमारा हार्ट चलने लगता है। बाकी शरीर तो हमारा बाद में बनता है, लेकिन हार्ट जो होता है जिस दिन से हमारी शुरुआत होती है माँ के गर्भ में, तभी से हमारा हार्ट धड़कता है। और जब तक धड़कता रहता है, 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कना चाहिए, ये एवरेज है हमारा। तो ये हार्ट हमारी धड़कन शुरू हो जाती है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा हार्ट धड़कता रहेगा। वो बाकी सारे शरीर के अंश जो होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो भले डैमेज हो जाएं, लेकिन जिस दिन हमारा हार्ट बंद कर दिया काम, उस दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। हार्ट जो है जिस दिन से जन्म लिया है, मरते दम तक हार्ट हमारे साथ रहता है, जब तक वो काम करता है। इसलिए हार्ट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आने लगा, चालू हो गया है। और अभी सर्दियों में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो हो जाता है हमारे शरीर में, वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ठंड बढ़ने के कारण ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम हो जाता है। इसलिए विशेष खान पान पर, रहन सहन पर, योगा, विश्राम, हमको योगा वगैरह, रनिंग वगैरह करना चाहिए। इससे हमारे शरीर जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारा सही बना रहे। ये जांच। फिर आता है हमारा पेस मेकर। 10वां नंबर का क्वेश्चन है पेस मेकर। ये हृदय की धड़कनों, जो हमारे हार्ट है उसकी धड़कनों को नियंत्रित करता है। और ये माइक्रोवेव ओवन, धातु पहचान यंत्र और मेटल डिटेक्टर, इलेक्ट्रिक सेवर, सेलुलर फोन, ऑटोमोबाइल, इग्निशमन इत्यादि से प्रभावित हो सकता है या होता है। क्या कहा मैंने? पेस मेकर भी हमारा हार्ट के अंदर ही लगाया जाता है। पेस मेकर कब लगता है हमारे शरीर में, हमारे हार्ट के पास? इसलिए लगता है कि पेस मेकर का काम क्या होता है। तो जो हार्ट है हमारा, मैंने कहा कि 72 बार 1 मिनट में हमारा हृदय धड़कता है। लेकिन किसी किसी के शरीर में या हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, कहते हैं ना दिल में होल हो गया, दिल में छेद हो गया, तो छेद होने के कारण सही तरीके से हमारा ब्लड धड़क नहीं पा रहा है। 72 पर मिनट ये एवरेज है। किसी का ब्लड 50 हो गया, मतलब 1 मिनट में 50 बार धड़क रहा है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? क्योंकि हार्ट सही नहीं धड़क रहा है, मतलब सही तरीके से ब्लड को पंपिंग नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए ये कंडीशन हो गई। तो उस टाइम पे डॉक्टर सलाह देते हैं कि भैया पेस मेकर लगवाइए। पेशेंट को कहते हैं कि आप पेस मेकर लगवाइए। पेस मेकर हमारे हार्ट के दायां में लग सकता है और बायां में भी लग सकता है, मतलब 2 आलिंद है हमारे, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट आलिंद या बाएं आलिंद में, लेफ्ट आलिंद में, दोनों जगह कहीं भी लग सकते हैं। और एक जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है, इतना बड़ा, लगभग इतना सा पेस मेकर हमारे होता है। और उस पेस मेकर को डॉक्टर ऑपरेशन के माध्यम से हमारे हार्ट के दाएं या बाएं आलिंद में फिक्स कर देते हैं। उससे हमारे जो हृदय की धड़कन है, जो स्लो थी हमारी 50 मिनट पर मिनट थी, तो हमने उसकी धड़कन को एवरेज ला देती है, मतलब जो हमारा 72 पर मिनट है, 70, 72, 65 चलता है, इतनी तो नॉर्मली धड़क जाती है। क्योंकि हार्ट तो ऐसा है कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा हार्ट जो है तेज तेज धड़कने लगता है। जब हम सोते हैं तो हमारा हार्ट स्लो हो जाता है। लेकिन एवरेज जो नॉर्मल काम करते रहते हैं, ये 72 पर मिनट ये हार्ट धड़कने की हमारी एक कंडीशन है। और मैं कह रहा था कि पेस मेकर जब भी लगवाया जाता है जब हमारा हार्ट की धड़कन स्लो होती है, तो डॉक्टर हमको सलाह देते हैं कि पेस मेकर लगवाने से क्या होता है। तो पेस मेकर, मैं कह रहा था कि पेस मेकर के माध्यम लगवा तो लेते हैं, पेस मेकर के लगवाने के बाद हमको क्या क्या सावधानी रखना है ये याद रखिए। नंबर 1 मैंने कहा, ये हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। ये माइक्रोवेव ओवन जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोवेव ओवन होते हैं आजकल, इलेक्ट्रिक आइटम है हमारा, इससे हमको बचना चाहिए। दूसरा, धातु पहचान यंत्र, जो धातु पहचानते हैं यंत्र जो होते हैं, इलेक्ट्रिक यंत्र ना, मशीनें होती हैं, उनसे हमको दूर रहना चाहिए। मेटल डिटेक्टर का मतलब होता है कि जब हम एयरपोर्ट पर जा रहे हैं या हम रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं या कहीं ऐसे सुरक्षा सेंटर में जा रहे हैं, तो जहां पर मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं। जब हम
दरवाजे पर पहुंचते हैं तो एक मेटल डिटेक्टर लगा होता है, जिसमें से आपको वहां से गुजरना होता है। मेटल डिटेक्टर के अंदर जब जाएंगे तो आपके पास कोई ऐसा हथियार ना हो, कोई लोहे का ऐसा कोई वस्तु ना हो जिससे कि मेटल डिटेक्टर बजने लग शुरू हो जाएगा। तो मेटल डिटेक्टर के नीचे से निकलना, जिनको ये लगा हुआ है हमारा पेस मेकर, उनको डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आप इनसे बचिए, मेटल डिटेक्टर लगा है उसमें से आपको नहीं जाना है क्योंकि आपको हानि हो सकती है। मेटल डिटेक्टर की बात कर रहा था मैं। इलेक्ट्रिक सेवर, जो इलेक्ट्रिक सेवर होते हैं उनसे बचना चाहिए। सेलुलर फोन, आजकल सभी लोगों के पास मोबाइल है, तो सेलुलर फोन, ऑटोमोबाइल, इग्निशमन या इत्यादि ये हमारे कुछ यंत्र हैं जिनको पेस मेकर का इस्तेमाल कर चुके हैं या इनके शरीर में ब्लड हार्ट में लगा हुआ है पेस मेकर, वो इन चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक है एक तरीके से। और पेस मेकर को कोई भी व्यक्ति एक तरीके से उसको नियंत्रित कर सकता है, मतलब ये ऐसा देखा है हमने कि, और पेस मेकर जो किसी के हार्ट में लगा हुआ है तो कोई दूसरा व्यक्ति उस पेस मेकर को एक तरीके से कनेक्ट कर सकता है और वो अपने हिसाब से उस पेस मेकर के माध्यम को चला सकता है। ऐसा भी हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडीशन डिपेंड करती है, ये ऐसा है पेस मेकर। ठीक है, इसका आता था 11वें नंबर का टेस्ट हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ये चित्रण गुर्दे की पथरी, गुर्दा मतलब किडनी, गुर्दे की पथरी, तो पथरी गुर्दे की पथरी मतलब किडनी के अंदर जो पथरी होता है हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट जिसे कहा जाता है पथरी को, तो किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट को जमा होना उसे कहते हैं गुर्दे की पथरी। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का नाम है पथरी। जो हम पानी पीते हैं कैल्शियम युक्त पानी रहता है, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम हमारे शरीर में चले जाता है। हालांकि कैल्शियम अच्छा होता है, हमारी हड्डियों मजबूत करता है कैल्शियम फास्फोरस, लेकिन जब वो ज्यादा हम गंदा पानी पीते हैं तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने से वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में जमा हो जाता है, पथरी बन जाता है, पत्थर के समान हो जाता है, छोटे छोटे हमारे सुपारी के दाने जैसा कलर उसका हो जाता है। ऐसी पथरी हमारी जमा हो जाती है और गुर्दे में मतलब किडनी में भी हमारी हो जाती है पथरी। और आगे देखिए गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर पथरी, तो गॉल ब्लेडर के अंदर पथरी जमा हो जाती है हमारे शरीर पेट के अंदर। और फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब और भ्रूण का लिंग, भ्रूण का लिंग इत्यादि पता लगाने के लिए उपयोग में आता है। मैंने क्या कहा, अल्ट्रासाउंड की हम बात कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड ये चित्रण गुर्दे की पथरी मतलब किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट जमा हो गया, उसका पता लगाना है तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा। गाल ब्लेडर में पथरी जम गई आपकी तो उसको पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। फेलोपियन ट्यूब और मेन इंपोर्टेंट है भ्रूण का लिंग, मतलब जो महिला मां बनने वाली है, 4-5 महीने हो गए हैं और वो जानना चाहती है कि मेरे पेट के अंदर लड़का है कि लड़की है, उसे कहते हैं भ्रूण का लिंग परीक्षण। तो आज से पहले काफी मात्रा में ये भ्रूण के लिंग परीक्षण होते थे। सरकार ने हमारा इस पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई व्यक्ति यदि भ्रूण परीक्षण करवाता है, मतलब जन्म के पहले ये कोई पता करना चाहता है कि मेरे पेट में लड़का है कि लड़की है, ये एक अपराध है, कानूनी अपराध है। अब कोई करवाएगा तो वो कानून के उसमें फंस जाएगा, एक कानूनी अपराध है। सरकार ने अच्छा काम किया है ये, क्योंकि हमारे देश में जो पॉपुलेशन थी, जो लिंगानुपात का जो डिफरेंट था हमारा, वो पहले बहुत कम था। मतलब आज यदि हम देखें 2011 की जनसंख्या के आधार पर हमारे देश का जो लिंगानुपात है वो 940 समथिंग है, 940 भी है, 943 भी है। 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है वो 943 है। मतलब भारत की बात कर रहा है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं एवरेज। तो 1000 जब लड़के जन्म लेते हैं तो 943 लड़कियां जन्म लेती हैं। मतलब मैं बोलूं कि 57 लड़कियां हर 1000 पुरुषों पर कम है। तो ये खुद बड़ी विडंबना थी, ये अंतर बहुत था। अब लेकिन धीरे धीरे वो अंतर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार के माध्यम से ये भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध भी लग गया है। दूसरी बात, हमारी जो लड़कियों का जो रेशो कैसे बढ़े, कैसे लिंगानुपात बढ़े, सरकार लड़कियों को
के माध्यम लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उनके लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सरकार काफी योजना चला रही है। जैसे हमारी मध्य प्रदेश सरकार बोलते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। तो लाडली लक्ष्मी योजना मतलब जिसके घर में बिटिया होगी उसको लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए 21 वर्ष की आयु बाद मिलेंगे। बीच में कुछ राशियां मिलती जाती है, वो कंडीशन पे डिपेंड करती है। दूसरा लाडली बहना योजना, इसमें भी हमारी लड़कियों का योगदान भारत मध्य प्रदेश में बढ़े। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं बता रहा हूं मैं आपको। भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाती है क्योंकि लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए। लड़कियां होंगी तभी तो हमारा आगे का भविष्य उज्जवल होगा। क्यों? क्योंकि वही बहन है, वही माँ है, वही भाभी है और सभी संबंध हमारे लड़कियों से ही होते हैं। तो इस प्रकार से जब लड़कियां नहीं होंगी तो फिर हमारा समाज कैसे बचेगा, ये जरूरी है। इसलिए भ्रूण परीक्षण जो है, भ्रूणों का लिंग का परीक्षण एक अपराध माना है कानून। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इसका परीक्षण किया जाता था, अब इस पर बैन लगवा दिया सरकार के माध्यम से। और ये होता है अल्ट्रासाउंड इत्यादि पता लगाने के लिए ये पता करते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, गुर्दे की पथरी मतलब किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जमा गया उसका पता लगाने के लिए, गाल ब्लेडर में पथरी और फेलोपियन ट्यूब और भ्रूण का लिंग परीक्षण, ये सबका अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं। लास्ट हमारा है ऑटो एनालाइजर्स। ऑटो एनालाइजर्स एक टेस्ट होता है हमारा, इसके बारे में सुनिए। ये इससे शरीर के यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, एंजाइम, क्या क्या मैंने कहा आपसे, यूरिया मतलब हमारे शरीर के अंदर यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंजाइम, जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना घटना, ये सारे पता लगाते हैं कौन से जांच से, ऑटो एनालाइजर से। तो इत्यादि तरल पदार्थ, जो तरल पदार्थ होते हैं हमारे, तरल पदार्थ में मौजूद जैविक रसायनों को कंप्यूटरीकृत यंत्रों से आकलन किया जाता है। तो मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा ऑटो एनालाइजर एक टेस्ट होता है, इसके माध्यम से आपको शरीर में यूरिया कितने परसेंट है, क्योंकि यूरिन जो होता है हमारे उसमें अधिक मात्रा में यूरिया निकलता है, तो यूरिन का टेस्ट किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे मैंने बताया ब्लॉकेज जो आ जाते हैं हमारे, तो हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से आते हैं। प्रोटीन एंजाइम्स जो हमारे प्रोटीन, देखिए शरीर में बहुत सारे अम्ल जो होते हैं हमारे, लगभग 20 अमीनो अम्ल काम करते हैं। तो प्रोटीन खाने से हमारा शरीर बढ़ता है, मतलब लंबाई चौड़ाई हमारे शरीर की जो बढ़ रही है वो प्रोटीन के माध्यम से बढ़ती है। और प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर को बड़ा करने में, हाथ पैर लंबाई हमारी जो बढ़ रही कद काटी, वो प्रोटीन। लेकिन विटामिन का काम क्या होता है, विटामिन जो होते हैं हमारी आने वाली जो बाहरी जो बीमारियां हैं, हमारे वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, उनसे होने वाली बीमारियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं विटामिन। तो ये विटामिन का काम होता है। प्रोटीन का काम मैंने बताया आपको। ये सारी चीजें हमारे शरीर में बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो इस सब का जो ये टेस्ट किया जाता है उसका नाम है ऑटो एनालाइजर्स टेस्ट। ये मैंने आपको 12 टेस्ट के बारे में आज जानकारी दी है। ये पूरे हमारे चिकित्सीय जांच है सारे के सारे, और हमारे जीवन में कभी ना कभी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको इनके बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए कि डॉक्टर जो टेस्ट लिख रहे हैं उस टेस्ट का संबंध किस क्षेत्र से, क्या चेक करना चाह रहे हैं डॉक्टर लोग हमको, ये हमें पता होना चाहिए, क्या उसका फुल फॉर्म होता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये 12 टेस्ट मैंने आपको बताया है चिकित्सीय पद्धति में वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से। और यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम रोज सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिससे आपको ये जानकारी मिलती रहे। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको रोज सुबह 7 बजे इन्फॉर्मेशन जो हमारा आती है उसके माध्यम से आपको पता पड़ जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई कमी दिखती है तो कमेंट्स करके मुझे बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।